हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि का जो चैप्टर है वो है महिला, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम 1986, महिला संरक्षण विधिक प्रावधान और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है और इसका मैं 24 क्वेश्चन से करा रहा हूँ। इसका पहले पार्ट में 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा था, जैसे कि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आए। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय है स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषक और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो, या फिर स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति, या फिर स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। स्त्री का अशिष्ट रूपण ये तीनों बताता है। ठीक, स्त्री का अशिष्ट रूपण मेन यही है ही कि अगर अशिष्ट रूपण होगा तो उसमें क्या होगा, दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषक, नैतिकता की हानि, उसकी चरित्र को कलंकित करना, ठीक है, या फिर एडल्टनेस दिखाना। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 में स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है। परिभाषा के अनुसार स्त्री अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है उस स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या अल्पकृत करने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषक अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना हो, वो क्या होता है, स्त्री का अशिष्ट रूपण होता है। ठीक है, तो इसे किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2 में। किसमें, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पे रोक लगाती है? तो धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो कौन सी, धारा 3 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 प्रावधानित करता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा और न ही कराएगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। ठीक है, किस धारा में वर्णित है स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? ये किस धारा में वर्णित है? तो धारा 2 में नहीं, धारा 3 में नहीं, धारा 4 में हाँ, धारा 5 में नहीं। तो धारा 4 में बताया गया है कि इसका अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, लेखन, फिल्म, रेखा चित्र, रंग चित्र, छाया चित्र, रूपण या फिर जिस चित्र में स्त्री के किसी अशिष्ट रूपण का पाया जाना हो, न तो उत्पादित करेगा, न ही उत्पादित कराएगा, न तो विक्रय करेगा, न ही किराए पर देगा, तथा न तो उसका वितरण या परिचालन करेगा, या ना ही डाक द्वारा भेजा जाएगा। किस धारा में? धारा 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे? धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे, जस्ट अपोजिट, अपवाद धारा 4 का। ठीक है, तो इसमें किसमें, लोकहित में ऐसा लेखन, रेखा चित्र
आकृति जो विज्ञान साहित्य कला के सामान्य प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है वहाँ पे, या फिर जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, जैसे कि जो टेम्पल्स होते हैं, जो पुराने कलाकृतियां हैं, उनको उनके ऊपर ये धारा 4 उपबंध लागू नहीं होगा, ये उन पे। या फिर तीसरा, ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हों, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो लोकहित में कोई काम किया जाएगा तो वो वहाँ स्त्री अशिष्ट रूपण नहीं माना जाएगा। जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे होगा, मंदिर जैसे एमपी में है ना मंदिर, तो वहाँ पे एडल्टनेस वाली मंदिर है। तो या फिर थर्ड, ऐसी फिल्म जो कि इसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त की हो। तो इन तीनों में क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण का धारा 4 लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। सही है ये। उपर्युक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में किया गया हो, या प्रयोग के रूप में हो, या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो प्रवेश लेने और तलाशी करने, ठीक है, तो ये कौन से धारा में है? धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में। तो किसमें? धारा 5 में बताया गया है। ठीक, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो प्रवेश कर तलाशी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3-4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा। तो कौन? जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 3-4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित होगा। किससे? 2 वर्ष तक के कारावास और 2,000 रुपये तक, या फिर 5 वर्ष कारावास 15,000 रुपया, या फिर 7 वर्ष कारावास 20,000 रुपया, या फिर 20 वर्ष तक के कारावास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। 2 वर्ष तक का कारावास होगा उसका और 2,000 रुपये तक का जुर्माने से। ठीक है, ये धारा किस में बताया गया? धारा 6 में बताया गया। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 शास्ति के बारे में प्रावधानित है। इसके अनुसार प्रथम बार दोष सिद्ध पर सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है, या तो कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये दंड किस पे बताया गया है? धारा 6 पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है, मतलब एक बार काम कर लिया है, गलती कर दिया है, फिर दोबारा वही गलती कर रहा है, तो वह दंडित होगा ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और 15,000 रुपये का जुर्माना, या ऐसा कारावास जो 6 माह से कम न होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 10,000 रुपये से कम नहीं किंतु 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर आजीवन कारावास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसा कारावास होगा जो 6 माह से कम न होगा किंतु 5 वर्ष से अधिक तक का नहीं होगा। ठीक, और 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं, लेकिन 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
धारा 6 में बताया गया है कि द्वितीय और पश्चावर्ती दो सिद्धि की दशा में विकल्प बी क्या, 6 माह से कम नहीं, 6 माह से कम नहीं और 5 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 10,000 से कम नहीं, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकेगा, ठीक है। यही नियम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नियम बनाने की शक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। तो ये जो रूप प्रतिषेध अधिनियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये किस धारा में है? धारा 10 में। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के धारा 10 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 प्रवृत्त हुआ मतलब कब लागू हुआ, ठीक है। प्रवृत्त हुआ का मतलब कब लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ? 30 नवंबर 1956 को, या 30 दिसंबर 1956, या 30 जुलाई 1956, या फिर 30 जुलाई 1966। तो कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 30 दिसंबर 1956 को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत पे, संपूर्ण भारत पे, किसी अधिसूचित राज्य में, संघ राज्य में। तो 21 में जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आंख मूंद के अब ये बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर जिसमें लिखा रहे संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है किसमें? धारा 3 में, धारा 2 ख में, धारा 2 क में, या फिर धारा 2 क में। तो किसमें? धारा 2 क में, ठीक। धारा 2 क में वर्णित है क्या? वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? वयस्क कौन होगा? तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 16 वर्ष की। तो ये वयस्क कौन होगा? जो 18 वर्ष से ज़्यादा का होगा, ठीक है। वो क्या होगा? वयस्क होगा। ये किस में बताया गया है? अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 2 CA या फिर ग में वयस्क परिभाषित है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो तो वो वयस्क है। नेक्स्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है धारा 2 घ में, धारा 2 च में, धारा 2 ज में, या फिर धारा 2 झ में। तो किसमें? धारा 2 च में परिभाषित है। किसमें? धारा 2 च में परिभाषित है क्या? वेश्यावृत्ति परिभाषित किसमें है? अनैतिक व्यापार अधिनियम में के धारा 2 च में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या लैंगिक शोषण का दुरुपयोग या फिर वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण या एवं दुरुपयोग या स्त्रियों पर लैंगिक हमला। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? वेश्यावृत्ति का कहलाता है, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 2 च के अनुसार वेश्यावृत्ति से अभिप्राय व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग से है, ठीक है। तो किसी का भी, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा किस धारा से? धारा 5 से, धारा 4 से, धारा 3 से, धारा 6 से। तो वो दंडित किससे होगा? धारा 4 से होगा, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतः या भगतः जीवन निर्वाह करेगा वह 2 वर्ष के कारावास या 1,000 रुपये या दोनों से दंडित होगा, और
जहाँ से ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, वहाँ वह न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। मतलब जहाँ पे वयस्क नहीं होंगे, मतलब बालिग नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, 7 वर्ष कम से कम और 10 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा का दंड मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान से कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 200 मीटर के अंदर, 100 मीटर। तो 200 मीटर के अंदर में वेश्यावृत्ति प्रतिषेध है। जैसे आइए देख लेते हैं कि कहाँ पे नहीं होगा, उसके 200 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 2(7)(1)(ख) के अनुसार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है। ठीक। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है, तो वह दंडित होगा 1 वर्ष से कम के कारावास से और 2000 रुपये जुर्माना, या 1 वर्ष न्यूनतम कारावास जो कि 3 वर्ष अधिकतम होगा और 2000 जुर्माना, या फिर सी 2 वर्ष का न्यूनतम कारावास और 2000 जुर्माना, या ऑप्शन डी 2 वर्ष का न्यूनतम कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है और 2000 का जुर्माना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर कोई व्यक्ति एक बार वेश्यावृत्ति के लिए अपना घर दे देता है, तो दोबारा जब वो पकड़ा जाएगा उसी रीज़न के लिए, तो धारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार उसे 2 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष और 2000 रुपये के साथ में दंडित किया जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब अधिनियमित हुआ था? तो वो कब हुआ था? 29 जुलाई 1955, 26 अगस्त 1956, या फिर 28 दिसंबर 1956, या 29 जनवरी 1957। तो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1956 को क्या अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 18 दिसंबर 1956 में अधिनियमित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है ऐसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हों, अथवा ऐसी पुस्तक पत्रिका का प्रकाशन जिसे पढ़ने से किसी अल्प व्यय में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़े, या फिर ऐसी चित्रित कहानियाँ जिसे पढ़ या देखकर अल्प व्यय को भ्रष्ट करने में योगदान मिले, या ऐसी बिना चित्र की कहानियाँ जिससे अल्प व्यय में हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े। तो ऑप्शन ए, ऐसी पुस्तक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हों उन्हें क्या कहा जाता है? अपहानिकारक प्रकाशन। ठीक है। ये इनमें नहीं आते हैं, अपहानिकारक प्रकाशन में नहीं आते हैं। ठीक है। अपहानिकारक प्रकाशन ये तीनों हैं, लेकिन ये ऑप्शन ए नहीं है। ठीक। ये किस में समझाया गया है? अल्प व्यय व्यक्ति अपहानिकारक प्रकाशन अधिनियम की धारा 2(क) के अनुसार अपहानिकारक प्रकाशन से कोई ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका, समाचार पत्र, अन्य वैसा ही प्रकाशन अभिप्रेत है जिससे चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना अथवा पूर्ण रूपेण चित्रों से कही गई कहानियाँ जिसे पढ़ने या देखने से अल्प व्यय में अपराध करने की प्रवृत्ति, भ्रष्ट या हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े, उसे क्या कहते हैं? अल्प व्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्प व्यय व्यक्ति से अभिप्राय है 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 20 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम। तो 20 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा वो अल्प व्यय व्यक्ति होगा। ठीक है। अल्प व्यय व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(ग) में अल्प व्यय व्यक्ति से अभिप्रेत 20 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशक को
अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है। तो किसे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले, या फिर केंद्र सरकार से परामर्श ले, या किसी महाधिवक्ता के निवेदन पे, या महाअधिवक्ता से परामर्श कर ले। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इस अधिनियम में अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम की धारा 4 क के अनुसार राज्य सरकार महाधिवक्ता के परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है, धारा 2 ख में, धारा 2 क में, धारा 2 ग में, या फिर धारा 2 घ में। तो किस में दी गई है? धारा 2 क में दी गई है। ठीक है। अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा धारा 2 क में दी गई है। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं 47 से लेके आऊँगा। इस चैप्टर से लगभग आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस इसी को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं न से बचने वाले नहीं हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। कुछ भी त्रुटि या कुछ सुझाव बताना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।